नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विष्णु मोहन और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके भी। चलिए सबसे पहले बाजार की चाल देख लेते हैं कि बाजार की चाल किस तरह की है। तो बाजार हालांकि रिकॉर्ड आज बनाए हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों से बाजार अब हल्का भी हो चुका है। 23,411 का रिकॉर्ड बनाने के बाद अब निफ्टी वहां से करीब करीब 100 अंक नीचे आ चुका है। 23,315 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हल्की तेजी बची है। सेंसेक्स 77,000 के पार निकलने के बाद अब देखिए अब मामूली हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। तो करीब करीब यहां पर भी 350 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स में भी दिख रही है। निफ्टी बैंक की बात करें, यहां पर भी अब मामूली तेजी है। 49,900 के करीब निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है। दबाव कहां से आ रहा है? तो दबाव आ रहा है टेक महिंद्रा से 3% की गिरावट। आईटी शेयर सभी कमजोर है। इन्फोसिस 2% से ज्यादा की गिरावट इन्फोसिस में दिख रही है। विप्रो करीब 1.5% कमजोर है। एलटीआई माइंट्री में भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। एमएनएम, टाइटन जैसे शेयरों में भी दबाव दिख रहा है। लेकिन सपोर्ट कहां से मिल रहा है, कहां अच्छी तेजी है? तो निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में ग्रासिम, जहां पर 3.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। अल्ट्राटेक 3.25% ऊपर है। हीरो मोटो 3.25% की तेजी है। पावर ग्रिड में भी अच्छी तेजी दिख रही है। इसके अलावा एनटीपीसी में भी 2% के आसपास की तेजी है। सेक्टर की अगर बात करें तो कहां पर आज तेजी दिख रही, तो रियलिटी अच्छी मजबूती है, करीब 1.5% ऊपर है। इसके अलावा पीएसयू बैंकों में भी खरीदारी दिख रही है। लेकिन दबाव आज आईटी शेयरों से ज़्यादा बन रहा है। निफ्टी आईटी को देखिए करीब करीब 2% नीचे पहुंच चुका है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी दबाव आज दिख रहा है। लेकिन चलिए आज मिड कैप में किस तरह का एक्शन है आपको विंडो के जरिए वो बता देते हैं कि आज 3 बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स कहां हैं जहां आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। केईसी इंटरनेशनल नए ऑर्डर से शेयर में उछाल दिखा है। अलग अलग कारोबार के लिए 1061 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को मिला है और उसका एक्शन यहां पर साफ तौर से दिख रहा है। वार्ड विजार्ड इनोवेशन, फिलीपींस सरकार से करार हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। करार से शेयर में अपर सर्किट है। कंपनी के मैनेजमेंट भी हमारे साथ 1 बजे जुड़ेंगे, वो भी अब जरूर देखिएगा कि मैनेजमेंट के क्या प्लान्स है, आगे उनका विजन क्या है। इसके अलावा एम्फेसिस तीसरा शेयर, ब्लॉक डील से शेयर पर दबाव दिखा है। 15% इक्विटी के कई सौदे हुए हैं और साफ तौर से इसका असर एम्फेसिस पर भी दिख रहा है। ओके, लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है 3 घंटे के ट्रेड जानने का। और हमारे साथ निर्मल बंग के नीरव छेड़ा हैं। नीरव जी बताइए, क्या आपके लिए 3 घंटे के लिए कहां मौके दिख रहे हैं मिड कैप स्पेस में? यस, देखिए, एट दिस पॉइंट पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ से एक लंबी उछाल करके आए हैं। अब जाहिर है कि इतना बड़ा अपमूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। जो चार्ट बने हैं ओवरऑल तो पॉजिटिव है, मगर अगले 1-2 दिन के लिए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा। 23,400 23,500 ऊपर में थोड़ा रेजिस्टेंस है और नीचे में 23,200 एक अच्छा सपोर्ट है। यही रेंज में निफ्टी घूम सकता है अगले 1-2 दिन। विक्स भी नीचे आया है, ये भी यही संकेत कर रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन अब होगा। सो मेरे हिसाब से अभी निफ्टी बैंक निफ्टी से शिफ्ट करके स्टॉक्स में एक्चुअली ट्रेड करना चाहिए जिसमें अच्छा मूवमेंट है, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप्स। तो अभी आ जाते हैं आपके सवाल की ओर। मेरे हिसाब से जो 2 काउंटर मुझे काफी बढ़िया पसंद है मिड कैप्स में, वो है बिरला कॉर्पोरेशन। बिरला कॉर्पोरेशन में देखिए ओवरऑल आज के दिन में फाइनली एक ब्रेकआउट आया है। इतना अच्छा रिजल्ट दिया था मगर नीचे आया था स्टॉक, 50-डे मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं कर पा रहा था, आज किया है। आई बिलीव यहाँ से अब ये जो स्टॉक है वो 1620 के जो लेवल है वहां तक जा सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं बिरला कॉर्पोरेशन में। 1500 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा जो मुझे स्टॉक काफी पसंद है वो है रेडिंगटन। हालांकि आज 5% ऊपर है, पर ये स्टॉक में एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है विच इज अ गुड पैटर्न एंड आई बिलीव अब यहाँ से अच्छा मोमेंटम रहेगा ये स्टॉक में। पॉसिबली अब यहाँ से 250 के जो लेवल्स हैं वो आ सकते हैं, तो करंट लेवल से जरूर बाइंग करें। ओवरऑल 250 का टारगेट रहेगा, मगर नियर टर्म में अराउंड 235 के जो लेवल है वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस खा सकता है, तो वो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए।
235 के टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 214 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। 214 का स्टॉप लॉस, 235 रुपए का टारगेट। रेडिंगटन खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है नीरव जी की तरफ से। इसके अलावा बिरला कॉप 1620 के टारगेट के लिए और 1500 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, ये सलाह नीरव जी की तरफ से आ रही है। लेकिन चलिए मिड कैप स्पेस में ही कुछ और स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं जहां पर बेहतरीन एक्शन दिख रहा है। वहां पर आज आपको क्या करना चाहिए, ये सलाह नीरव जी से ले लेते हैं। नीरव जी, सबसे पहले एम्फेसिस पे बताइए, क्या लग रहा है आपको, यहाँ चाल किस तरह की दिख रही है? ये देखिए, एम्फोसिस में बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है आज। और जनरली जब भी ऐसा होता है और थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेशन में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत रहता है। वही हो रहा है ये स्टॉक में। मुझे लगता है अगले 1-2 दिन में जो लोअर बैंड है उसका सपोर्ट का 2210 का, वो बैंड शायद एक बार वापस छू सकता है ये स्टॉक। तो मेरे हिसाब से अगर इनफैक्ट आपके पास है तो यहाँ पे एक बार के लिए तो निकल जाइए, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस जो है 2500 का, वो जल्दी में क्रॉस नहीं करेगा। यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आएगा, कंसोलिडेशन करेगा, 2200 से फिर वापस बाइंग आएगी। सो प्रोबेबली इफ यू वांट टू बाय, 2200 का लेवल बेस्ट रहेगा बाइंग करने के लिए। में 2200 का लेवल आने दे, फिर आप यहां पर नई खरीदारी की सोचे। अगर अभी है तो आप निकलने की सलाह नीरव जी की तरफ से आ रही है। लेकिन खबरों के दम पर मिड कैप में कहां एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए कौन कौन से वैसे स्टॉक्स है जहां खबरों के दम पर एक्शन दिख रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले सीमेंट स्टॉक्स की बात करते हैं तो हम आज सुबह इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के वेटरन विनायक चैटर्जी जी से बातचीत कर रहे थे और उनका मानना है कि सीमेंट पर जो जीएसटी लगता है वो अभी 28% के रेट पर लगता है और अभी जुलाई के महीने में जो बजट आएगा उसमें रैशनलाइजेशन हो सकता है, यानी सीमेंट पर जो जीएसटी 28% के दाम पर लगता है वो घटाकर 12 या 18% किया जा सकता है। तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है सीमेंट इंडस्ट्री को लेकर। इंडस्ट्री का मानना है कि सीमेंट पर जीएसटी घटाया जा सकता है, जिसके चलते सीमेंट शेयरों में आज तेजी दिख रही है। इसके अलावा एमजीएल यानी महानगर गैस की भी बात करते हैं। करीब 3.5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। याद रखें शुक्रवार को इन्वेस्टर मीट थी, जिसके चलते कुछ मैनेजमेंट टेकअवेज और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि 5 ईयर वॉल्यूम सीएजीआर, 5 साल तक वॉल्यूम्स कंपनी 6 से 7% के सीएजीआर पर रिपोर्ट कर सकती है। तो आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करें तो यूबीएस ने खरीदारी की राय दी है 1600 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। एमके ने खरीदारी की राय दी है 1680 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और मोतीलाल ओसवाल ने भी खरीदारी की राय और 1565 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य है। तो अक्रॉस द बोर्ड मैनेजमेंट की कॉमेंट्री काफ़ी अच्छी है और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, जिसके चलते महानगर गैस में भी आज काफ़ी एक्शन दिखा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। याद रखिए सेबी ने एफएनओ कंसल्टेशन पेपर निकाला है, जिसके मुताबिक अगर वो पास होता है तो कई स्टॉक्स को एफएनओ बैन से निकाला जाएगा और कई स्टॉक्स को ऐड किया जाएगा। तो कुछ स्टॉक्स की बात करें तो पेटीएम, टीटागढ़ रेल, नैटको फार्मा, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, भारत डायनामिक्स जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनको ऐड किया जाएगा एफएनओ में, जिसके चलते इन सभी स्टॉक्स में भी आज काफ़ी एक्शन देखा है। शुक्रिया शेषा पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि मिड कैप स्पेस में वो कौन से एक्शन वाले स्टॉक है जिनके लिए काफ़ी खबरें भी हैं। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स पे बात करते हैं। मिड कैप स्पेस में मिड कैप 100 के स्टॉक्स को देखते हैं। आज नीरज जी, आपसे हमने एम्फेसिस पे राय ले ली। आपने कहा कि 2200 के आसपास से खरीदारी करनी चाहिए, करंट लेवल पे ना खरीदे और नीचे आने दे। दो और स्टॉक्स है, कोफोर्ज और परसिस्टेंट, सिमिलर प्ले है। क्या लग रहा है आज यहाँ पर 4% की गिरावट है, क्या ये गिरावट इन दोनों के लिए मौका है खरीदारी का? तो देखिए, एट दिस पॉइंट कोफोर्ज में जरूर लग रहा है कि ये मौका है खरीदारी का। ये स्टॉक में अच्छी बाइंग आई थी, वहां से बहुत बड़ी गिरावट आई है 6600 से 4200 तक। वहां से वापस एक रिवर्सल है। आई बिलीव 100% रिट्रेसमेंट होगा ये फॉल का। और वो हिसाब से एक बहुत बढ़िया सपोर्ट के पास आ चुका है कोफोर्ज। 5200 से 5150 एक बढ़िया सपोर्ट है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अच्छा बाउंस मिलेगा ये स्टॉक में 5500 तक का इन द नियर टर्म। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। 5100 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। परसिस्टेंट में देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक बढ़िया बड़ी रैली आने के बाद
एक सेलिंग का दौर शुरू है। एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस से स्टॉक नीचे आया है। वो रेजिस्टेंस है अराउंड दैट 3900 से 4000 का। आई बिलीव करंट लेवल से अब यहाँ पे और थोड़ी बिकवाली हावी हो सकती है। देयर इज अ चांस कि ये स्टॉक नीचे में अराउंड 3500 से 3400 के लेवल्स तक आ सकता है। इनकेस आपके पास है तो ये राइट समय रहेगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने के लिए। और नीचे वेट करिए 3400 तक का, जहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और खबर बता दें कि मई में एसआईपी के रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज किए गए हैं। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के डीएमडी और ज्वाइंट सीईओ डीपी सिंह। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, पहला सवाल होगा कि जो एसआईपी के जो आंकड़े हैं लगातार रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है? और आप एक लार्जेस्ट प्लेयर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, तो क्या छोटे शहरों से वहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है? किस तरह का ट्रेंड दिख रहा है? नहीं, सिर्फ छोटे शहरों से नहीं, ये तो नंबर सब जगह से आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है जो पॉजिटिविटी है अबाउट द कैपिटल मार्केट दैट इज ग्रोइंग। और लोगों को लग रहा है कि एसआईपी के जरिए जो इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी एक प्रक्रिया है, जिसके थ्रू कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करने से और वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। ये जो मैसेज है कि म्यूचुअल फंड सही है, ये सब जगह पहुंच गया है और पहुंच रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप एमफी के एफर्ट्स को देखें, जो म्यूचुअल फंड सही है और स्पेशली एसआईपी की बात करते हैं, तो वो एक ये धारणा बन चुकी है कि अगर जिस तरह से हमारा देश आज एक जिस स्टेज पे है, उस स्टेज में अगर उस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में पार्टिसिपेट करना है किसी भी इंडिविजुअल को, तो उसके लिए कैपिटल मार्केट में होना बहुत जरूरी है। और एक ये हेल्दी ट्रेंड है जो चल रहा है। और हमें लगता है अभी तो जो चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं और सबको मालूम है कि दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यू प्रोसेस जो चल रहा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये चीज जो बनी है धारणा, ये और ज्यादा जोर पकड़ेगी और हमें ज्यादा से ज्यादा और लोग को शामिल करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह के ग्रोथ पर लोगों को भरोसा है, ये तो शुरुआत है और ये ट्रेंड आगे भी चल सकता है। उनको लगता है कि एसआईपी एक बढ़िया ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है। लेकिन सर, रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार जागरूक हो रहे हैं और जो फीस वगैरह को लेकर है, उनको लेकर वो ज़्यादा समझदार है, खर्च को लेकर ज़्यादा समझदार है कि एक्सपेंस रेशियो क्या होना चाहिए। तो क्या इस दिशा में कुछ और कटौती की आपको लग रहा है कि कुछ और रूम है म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरफ से कि इसे कम किया जा सकता है? नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ये जो खर्चा है किसी भी तरह से ज्यादा खर्चा चल रहा है, क्योंकि ये खर्चा ऑलरेडी बहुत कम है। अगर आप देखें तो ये चीपेस्ट ऑप्शन है, वो देखो ओवरऑल लेवल पे चलती रहेगी। परंतु जो एसआईपी की बात करें, तो जो ₹1.5 या जितना भी एक रेगुलर प्लान में 1.5-1.7% के हिसाब से होता है, जिसके हिसाब से अगर कोई बंदा आज की डेट में 5,000 रुपये महीना भी लगाता है, तो पूरे 60,000 रुपये उसको पूरे महीने में उसको हार्डली 120 रुपए का खर्चा पड़ता है। और उसी में सब कुछ होता है, जिसमें बैंकिंग का खर्चा, सब कुछ खर्चा। और ये खर्चा पहले ही बहुत रैशनलाइज्ड है। परंतु आने वाले टाइम में जो भी होगा, क्योंकि रेगुलेटेड है, जो भी रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा तो वो तो हो ही जाएगा। और ये तो एक साधारण बात है कि किसी भी चीज में जब उसकी साइज बहुत बड़ा होता है तो उसकी कीमतें वैसे ही कम होती हैं। और एक्सपेंस रेशो का भी ऐसे ही है। कोई भी फंड जो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है, उसकी एक्सपेंस रेशो कम होती है, वो ऑलरेडी रेगुलेशन में है। जो एक्सपेंस रेशो है आज की डेट में, वो अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स की, किसी भी 1.25% से 2.25% के बीच में ही है। तो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा बात नहीं है। जो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है एसआईपी के थ्रू कोई खास तौर पे, उनके लिए ऐसा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी होगा वो हो जाएगा। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है और चलता रहेगा। एक और जो रोल होता है एक्टिव फंड्स के और पैसिव फंड्स की अगर तुलना में अब अगर बात किया जाए, तो कैसे लग रहा है, कैसे उसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है? क्योंकि पैसिव फंड्स को लेकर भी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कुछ रुझान बढ़ा है, कुछ ईटीएफ को लेकर काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है, कैसे म्यूचुअल फंड कंपनियों को, एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है? देखिए, ईटीएफ का जो नंबर हमें ज्यादा दिख रहा है, जो रुझान दिख रहा है, वो खास तौर पे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनकी तरफ से है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरफ से या रिटेल इन्वेस्टर की तरफ, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये जो एक्टिव फंड्स हैं, आज भी हिंदुस्तान में इतने ज्यादा व्यापार जो कैपिटल मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं थ्रू आईपीओज एंड अदर्स, वहां पे ज्यादा
पैसा बनने की उम्मीद है। पैसे में भी मार्केट के साथ चलेगा, परंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। बैलेंस तो यही है, जब बंदा कोई इवॉल्व हो जाता है और पैसा ज़्यादा होता है या क्योंकि हमारे यहाँ पे तो 250 रुपये से शुरू होती है, 500 रुपये से ऐसे भी शुरू होती है, ये तो लाखों में जाती है। जो ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर होता है, जिन्होंने करोड़ों में किया होता है, उनके लिए वो ज़्यादा रहता है कि हमें किसी फंड मैनेजर का डिसीजन नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे और ईटीएफ वगैरह में लगाएंगे। परंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। ये जो रुझान देखा जा रहा है वो चलता रहेगा, ईटीएफ भी बढ़ते रहेंगे। पर अगर जो मेरा निजी विचार हो तो वो तो यही है कि अभी हिंदुस्तान में एक्टिव फंड्स में ज्यादा रिटर्न बनाने की संभावना बहुत ज्यादा है। पैसिव फंड तो चलते रहेंगे, वो जितना मार्केट रिटर्न देगा उसमें आ जाएगा। अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए या ज्यादा रिटर्न चाहने की लेने की अगर इच्छा है तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके उसको एक्टिव फंड में पैसा डालना चाहिए। बट आई एग्री विद यू, ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। बैलेंस बनाने की जरूरत है। शुक्रिया डीपी सिंह जी, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को बताया, क्योंकि भारत की ग्रोथ पे जिस तरह का लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है, और वो साफ तौर से रिफ्लेक्ट एसआईपी के नंबर्स पर दिख रहा है कि लगातार रिकॉर्ड इनफ्लो, लगातार रिकॉर्ड निवेश देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स की बातचीत कर रहे थे, कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते। पूनावाला, नीरव जी, पूनावाला को देखिए आज 5.5% कमजोर है, क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? देखिए, ये स्टॉक में ये जो सेलिंग है, ये लग रहा है कि प्रोबेबली सीमित है, 1-2 दिन के लिए ही। ओवरऑल चार्ट अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक अच्छा बाउंस आ सकता है ये स्टॉक में फ्रॉम 435 ऑड लेवल्स। 435 एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से 435 आए तो थोड़ा बहुत आप ऐड कर सकते हैं काउंटर एट दैट लेवल। 425 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ऊपर में अराउंड 480 500 ये वापस कर सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए, एक और स्टॉक है यस बैंक, 24 रुपए के ऊपर है, आज करीब करीब 4% की तेजी दिख रही है। नीरव जी, क्या लग रहा है यहाँ पर? देखिए, यस बैंक में अगर थोड़ा सा लंबा चार्ट देखें तो ये स्टॉक ने ज्यादा कुछ किया नहीं है पिछले 2-3 सालों में। एक लंबा कंसोलिडेशन रहा है इन बिटवीन 15 ऑन द डाउन साइड एंड अबाउट 25-30 ऑन द अपसाइड। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अब तैयार है ऊपर जाने के लिए, पर थोड़ा बहुत इसे समय लग सकता है ऊपर जाने के लिए। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका व्यू 3 से 6 महीना होल्डिंग का है तो ये स्टॉक एकदम सही है यहाँ पे बाइंग के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब यहाँ से 50 तक ये स्टॉक जा सकता है, प्रोबेबली इवन हायर, और वो 3 से 6 महीने के टाइम में जाएगा। तो करंट लेवल से बाइंग करिएगा, डिप्स मिले डिप्स में बाइंग करिएगा। 20 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में अराउंड 45-50 आए, वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करिएगा। तो 50 रुपए के टारगेट के लिए थोड़ा सा नजरिया लंबा रखें, 3 से 6 महीने का, फिर आपको ये लेवल्स भी यहाँ पर दिख सकते हैं, लेकिन 20 का स्टॉप लॉस भी आप जरूर लगा लीजिएगा। लेकिन चलिए, अब वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन जानने का। हमारे साथ हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गुड़े। रत्नेश जी, बताइए, ऑप्शंस मार्केट में कहाँ मौके दिख रहे हैं आपको? आपकी रणनीति क्या है आज? वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऑटो सेक्टर में थोड़ा अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें जो आउट परफॉर्म कर सकता है वो हीरो मोटो, उसमें अच्छा सेटअप बन रहा है। 5800 कॉल लेने की सलाह रहेगी। 140 रुपए के आसपास में 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 230 रुपए का टारगेट आ सकते हैं। तो जो मैक्सिमम लॉस होगा वो भी 6000 रुपए तक का ही होगा, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है 13500 रुपए तक का। 800 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। 140 के लेवल पे टारगेट दिया है 230 का, स्टॉप लॉस 100 का लगा ले, ये रत्नेश जी की तरफ से कॉल है। हीरो मोटो की 5800 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। शुक्रिया रत्नेश जी, वक्त निकाला आपने। चलिए आगे बढ़ते, कुछ और मिड कैप स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, ट्रैवनकोर, फैक्ट, यहां पर आज जबरदस्त तेजी है, करीब 10% की तेजी है, 768 रुपए के आसपास है। नीरव जी, बताइए, इस स्टॉक्स में, फैक्ट में क्या करना चाहिए? आज सभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग है। बहुत सारे स्टॉक्स में आज ब्रेकआउट नजर आ रहा है। सिमिलरली फैक्ट में भी एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट आया है 735 के ऊपर, और पॉसिबिलिटी है कि अब यहाँ से जो 100% रिट्रेसमेंट है, जहाँ से गिरा था 900 रुपए का, वहां तक वापस ये स्टॉक आ सकता है।
तो करंट लेवल से भी बाइंग कर सकते हैं। 730 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, 900 का आपका टारगेट रहेगा। ओके, 900 के टारगेट के लिए बाई करने की सलाह है। फैक्ट, पतंजलि करीब 5.5% ऊपर है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? किस तरह की चाल आगे दिख रही है आज की तेजी के बाद? नीरव जी, क्या सलाह है? ये ओवरऑल चार्ट इसका एकदम साइडवेज है, इसमें ज्यादा कोई बाइंग या सेलिंग नजर नहीं आ रही है। नियर टर्म के हिसाब से इसमें थोड़ी बहुत बाइंग बनाई जा सकती है 1600 के टारगेट के लिए। 1600 उसका एक रेजिस्टेंस रहा है पिछले कुछ महीनों में, और वहां से ही नीचे आता है, तो 1600 के टारगेट के साथ में बाइंग करें। नीचे में अभी स्टॉप लॉस उसका 200 डे मूविंग एवरेज पे आएगा, जो 1433 है। स्टॉक्स की नजर डालते हैं। पेटीएम, यहाँ पर भी आज अच्छी तेजी है, 3.5% ऊपर है। यहाँ पर क्या करें? 395 के आसपास भाव है। आगे किस तरह की चाल दिख रही है पेटीएम की? ये देखिए, कोई अगर वैल्यू इन्वेस्टर है तो दिस कैन बी अ गुड बेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए, क्योंकि ये अराउंड 1000 से स्टॉक नीचे आया है और सही अच्छे लेवल पे मिल रहा है। हैविंग सेड दैट, देखिए ये जो स्टॉक है वो थोड़ा सा वोलेटाइल है, सो वोलेटिलिटी इसमें रहेगी। जो वोलेटिलिटी नहीं संभाल सकते, ये स्टॉक से दूर ही रहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा अप डाउन जरूर रहेगा। इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर बनेगा 330 रुपए का, वो स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं। प्रोबेबली थोड़ा सा लंबा सोचेंगे तो 550-600 के जो लेवल्स हैं वो ज्यादा दूर नहीं है, वो अचीव हो सकते हैं, और छोटे कम टाइम में हो सकते हैं। वॉलेटिलिटी को आप झेल सकते हैं, तभी आप इस स्टॉक के साथ जाएं। चलिए, अब वक्त हो गया है मिड कैप के महारथी सेगमेंट का। और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं प्रोस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया। केडिया जी, बताइए क्या आपकी आज टॉप पिक क्या है? गुड आफ्टरनून 18 आवर स्वदेश का टीम। मिड कैप स्पेस में हमारा पहला स्टॉक रहेगा दौलत अल्गोटेक। ये कंपनी मेजरली कैपिटल मार्केट सेगमेंट में इसके बिजनेस है। ब्रोकरेज का काम है अक्रॉस एनएससी, बीएससी, कमोडिटी मार्केट्स, और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में भी इसका बहुत बड़ा डेस्क है मुंबई में। तो जैसे जैसे कैपिटल मार्केट सेगमेंट बढ़ता है, ब्रोकरेज बिजनेस बढ़ेगा, अक्रॉस इंडिया पेनिट्रेशन बढ़ेगा, दौलत अल्गोटेक का बहुत ग्रोथ होगा। अभी ट्रेडिंग मेजरली इक्विटी डेरिवेटिव्स में हो रहा है, बट आगे जाके ये हमें लगता है कमोडिटी में होगा, करेंसी में होगा, फिक्स्ड इनकम में होगा। तो जैसे नए एसेट क्लास आएंगे, दौलत अल्गोटेक का बिजनेस वर्टिकल्स बहुत मैनीफोल्ड एक्सपांड होएगा। फुल ईयर ईपीएस 16 रुपए का लगता है, उस पर एक मॉडरेट मल्टीपल 13 का देंगे, तो 200 का लक्ष्य आता है एक साल की अवधि के लिए 145 रुपए पे दौलत अल्गोटेक। इसमें 75% प्रमोटर होल्डिंग है, जो बहुत कंफर्टिंग है। तो मिड कैप स्पेस में पहला स्टॉक दौलत अल्गोटेक रहेगा 200 के लक्ष्य के लिए। और दूसरा स्टॉक मिड कैप स्पेस से हमारा रहेगा जोमैटो। जोमैटो का जो ब्लिंकिट का एक्विजिशन है वो काफी अच्छा पॉजिटिव दे रहा है। जो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है, इंडिया इंटरनेट स्पेस एज अ सेक्टर इमर्ज हो रहा है, उसमें जोमैटो एक काफी लीड प्लेयर उभर के आएगा। करंट प्राइस 182 183 का है, हमें लगता है इसको एक साल की अवधि के लिए लेंगे तो 255 का लक्ष्य बनता है। फुल ईयर ईपीएस कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है, 3 रुपए का ईपीएस एक्सपेक्टेड है आने वाले साल में, तो एक बेटर परफॉर्मेंस रहेगा वैल्यूएशन वाइज। और एक बहुत बड़ा इवेंट इसमें हो सकता है, जो कि कॉम्पिटिंग कंपनी स्विगी जैसे अपना आईपीओ लेके आएगी, उसमें एक वैल्यूएशन गेम, एक कंपैरिजन होएगा, और जोमैटो में एक कैचअप प्ले भी हो सकता है। तो एक स्विगी का आईपीओ जो इसका हेड ऑन कॉम्पिटिटर है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में हम देख रहे हैं जोमैटो में। क्विक कॉमर्स में बहुत बड़े बड़े कंपनी आए थे, बट उनका इतना सक्सेस नहीं रहा है जो जोमैटो का रहा है। जैसे कि उबर ईट्स एक कंपनी था जो कि इससे एग्जिट कर चुका है। तो हमें लगता है इसमें बहुत बड़ा स्कोप है जोमैटो को ग्रो करने का, टिकट साइज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो 255 के लक्ष्य के लिए जोमैटो मिड कैप स्पेस में दूसरा स्टॉक रहेगा। तो जोमैटो यहाँ पर खरीदने की सलाह 255 के टारगेट के लिए करीब करीब एक साल में 40% के गेन के लिए खरीद सकते हैं। और पहला स्टॉक था दौलत अल्गोटेक, यहाँ पर भी 200 रुपए के टारगेट हैं, यानी यहाँ भी 40% का अपसाइड यहाँ पर केडिया जी को लगता है। शुक्रिया राघवेंद्र केडिया जी, आपने 2 महारथी स्टॉक्स बताने के लिए, और साथ ही नीरव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन मिड कैप पिक बताने के लिए। चलिए इस खास